हेलो माय डियर अचीवर्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेटल एंड नॉन मेटल्स, जो बहुत ज़रूरी चैप्टर है क्लास 8 का। ये चैप्टर आपको फ्यूचर में भी बहुत हेल्प करेगा, इसलिए आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी डिटेल में हो सके मैं डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, मैं रोहित राज, जैसे आप लोग सब जानते ही, अचीवमेंट पब्लिक स्कूल से हूँ और आप लोग को साइंस पढ़ाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। एलिमेंट्स के बारे में एक बार क्या करते हैं कि आप लोग को सारा जो जो हाइलाइट्स है वो बता देते हैं कि हम लोग को इसमें पढ़ना क्या क्या है। इसमें हम लोग को पढ़ना है एलिमेंट्स के बारे में। इसमें हम लोग को देखिए, जैसे हम लोग को सबसे पहले एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हम लोग को मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हम लोग को दोनों को ऑकरेंस के बारे में पढ़ना है, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, रिएक्टिविटी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स और उन लोग का यूज़, इस सब के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आप जानते हैं कि एलिमेंट्स क्या क्या होता है। एलिमेंट के बारे में सिंपल चीज़ मैं पहले ही बता दिया हूँ। एलिमेंट्स आर दी सिंपलेस्ट सब्सटेंस, ये पढ़ लो। एलिमेंट्स मतलब जिनको उससे ज़्यादा छोटा फॉर्म में नहीं तोड़ा जा सके। एक मॉलिक्यूल होता है वो एलिमेंट से मिलता है। एलिमेंट क्या है? किसी भी एक एटम का प्योरेस्ट सब्सटेंस, जो आपका पहला लाइन में ये 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, व्हाट इज एलिमेंट? तो प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है, वही मैंने बताया कि और छोटा फॉर्म में नहीं तोड़ा जा सकता है। अभी तक हमारे पूरे मतलब यूनिवर्स में 118 एलिमेंट नोन है। ठीक है, टोटल 118 एलिमेंट, जिसमें से 94 एलिमेंट है जो नेचर में पाए जाते हैं और बचा क्या हुआ है, लेबोरेटरी में बनाया गया है। ठीक है, अब लेवियोजर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सारे एलिमेंट्स को 3 भाग में बांटा था, मेटल में, नॉन मेटल में और एक मेटलॉइड में। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं? तो मेटल देखो, द मेटल्स द एलिमेंट विच आर हार्ड, लस्ट्रस, मेलिएबल। जो भी एलिमेंट होंगे जो हार्ड होगा, हार्ड मतलब मजबूत, लस्टर मतलब उसमें शाइन रहेगा, मेलिएबल मतलब उसको ठोक ठोक के हम लोग शीट्स बना सकते हैं। डक्टाइल मतलब क्या होता है? जिसको ठोकने पे वो तार भी बन जाए। सोनोरस मतलब जिसको जैसे ही उसको पीटोगे तो आप वो आवाज़ करेगा। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सब मेटल हो गया। कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड एक्सेट्रा। फिर देखो नॉन मेटल क्या होता है? ठीक है, इसका अपोजिट हो जाएगा। ये हार्ड है तो ये कैसा हो जाएगा? ब्रिटल। ये लस्ट्रस है तो ये कैसा हो जाएगा? नॉन लस्ट्रस। ये मेलिएबल है तो ये कैसा हो जाएगा? नॉन मेलिएबल। मतलब एकदम मेटल की प्रॉपर्टीज़ का अपोजिट प्रॉपर्टी होता है नॉन मेटल का। और वो गुड कंडक्टर था तो ये कैसा होगा? पूरा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इस कॉल्ड नॉन मेटल। एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फोस्फोरस, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। मेटलॉइड सर्टेन, ये क्या करूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पेज एकदम क्लियर है। ये कुछ नेट का प्रॉब्लम आ रहा है फ्रॉम, पता नहीं दोस्त क्या प्रॉब्लम है, आज कुछ नेट में ऊपर नीचे चल रहा है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लो आज। सर्टेन एलिमेंट्स पोजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर नोन एज मेटलॉइड। अब मेटलॉइड क्या था, मैं इसका पूरा अच्छे से पढ़ के बताता हूँ, आपको देखने की जरूरत ही नहीं होगी। मेटलॉइड में लिखा हुआ है कि वैसे एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करेंगे उनको कहते हैं मेटलॉइड। ठीक है, जिनके पास दोनों प्रॉपर्टी होगा, जो हार्ड भी होंगे साथ साथ ब्रिटल भी होंगे, जो लस्टरस भी होंगे साथ ही साथ नॉन लस्टरस भी होंगे, जो डक्टाइल भी होंगे साथ ही साथ नॉन डक्टाइल भी होंगे, गुड कंडक्टर भी होंगे, बैड कंडक्टर भी होंगे, दोनों होंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक। ठीक है, इनका अकरेंस के बारे में पढ़ना है कि मेटल नॉन मेटल का अकरेंस कैसा होता है। मेटल नॉन मेटल ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाओ दुकान में जाकर मेटल खरीद लो। मेटल क्या होता है ना, एक ग्रुपिंग में मिलता है, ओर्स में मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अकेला मेटल कहीं भी नहीं पाया जाएगा, या तो वो कंबाइंड फॉर्म में रहेगा या फ्री स्टेट में। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल है, जैसे तुम आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब आपका फ्री स्टेट में पाया जाएगा। लेकिन जो आपका रिएक्टिव मेटल्स है, जैसे देखो ये मोर रिएक्टिव मेटल जो है, ये कंबाइंड स्टेट में ही हमेशा मिलेगा। ठीक है, और देखो ये कैसे आपको बताया था मैंने कि हर मेटल ऐसे तो आपको हवा में मिलेगा नहीं, इनका ओर्स होता है। जैसे कॉपर का ओर का नाम है कॉपर पायराइट या चैलोपाराइट या कॉपर ग्लैंस या क्यूपराइट, सबका फॉर्मूला दिया हुआ है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका पूरा ये शीट याद कर लो। ठीक है, आगे इससे क्वेश्चन आने वाला, अभी भी मैं कर रहा हूँ, आगे इससे क्वेश्चन आने वाला, मैं पूछूंगा कि आपको इसको बताना है। अभी इसको अच्छे से पढ़ लो, आगे जस्ट अगले पेज में क्वेश्चन डालूंगा। कॉपर क्या है? कॉपर पायराइट। कॉपर का ये 4 ठो और है, चारों का फॉर्मूला दिया हुआ है। सिमिलरली एल्यूमिनियम का ये तीनों और है, बॉक्साइट, कैरोलाइट, डाइस्पोर, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। आयरन का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, सबका फॉर्मूला दिया हुआ है। जिंक का जिंक ब्लेड, कैलामाइन, और फॉर्मूला सबके सामने दिया हुआ है। ठीक है, वैसे टिन, कैल्शियम, मरकरी का। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं इस सबके मिनरल डिपॉजिट कैसे होता है। मिनरल डिपॉजिट फ्रॉम विच मेटल कैन बी ऑब्टेन इकोनॉमिकली एंड कन्वेंटली इज कॉल्ड ओर्स। ओर्स वही मैंने बताया था, मेटल कहाँ मिलते हैं? ओर्स में। वो ओर्स क्या होता है? ओर्स होता है जहाँ पे वैसे मिनरल डिपॉजिट जहाँ से मेटल को हम लोग बहुत आसानी से कन्वेंटली निकाल सकते हैं। द ओर्स कंटेन ग्रेटर अमाउंट ऑफ मेटल एज कम्पेयर टू देयर इम्प्योरिटीज। होता क्या है ना, पूरा सिर्फ मेटल ही नहीं होता है इसमें, उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज भी पाई जाती है, इसलिए हम लोग को ओर्स को अच्छे से क्लियर करके उन लोग को फिल्टर करके उसमें से हमको मेटल मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि फिल्टर करते ही मेटल मिल गया, उसके बाद क्या होता है, बिग लम्प्स होता है, मतलब उसमें बहुत बड़ा बड़ा अभी भी
पत्थर जैसा आप समझ लो ना कि एक बहुत बड़ा गठरा बना रहता है, उसको तोड़ा जाता है, तोड़ के छोटा छोटा पाउडर में उसको बनाया जाता है। उसके बाद जो वो पाउडर मिलता है ना, फाइन पाउडर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है फाइन पाउडर्ड और डिकम्पोज टू गिव द प्योर मेटल। अब वो फाइन पाउडर को डिकम्पोज किया जाता है और क्या मिलता है, प्योर मेटल मिलता है। इस पूरा प्रोसेस को, अभी तो जो तुमने इतना बड़ा प्रोसेस पढ़ा, इस पूरा प्रोसेस को यहाँ से लेकर जो पढ़ा आप लोगों ने इतना दूर, इतना, इस टोटल प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस टोटल प्रोसेस को ही क्या कहेंगे, इस टोटल प्रोसेस को कहेंगे एक्सट्रैक्शन। इस टोटल प्रोसेस को क्या कहेंगे, एक्सट्रैक्शन। ठीक है, द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर नेचुरली। अब जो साइंस होता है, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में पढ़ाया जाता है, उस साइंस को क्या कहते हैं, साइंस को कहते हैं मेटलर्जी। ये आपको बहुत डिटेल में आगे पढ़ना है इस क्लास में, थोड़ा हायर क्लासेस में। अब जैसे मेटल्स भी जो मैंने बताया था कि मेटल्स फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और कंबाइन में भी। कैसे बताया था, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है कि जो लेस रिएक्टिव होता था, देखो द लेस रिएक्टिव मेटल कैसे पाए जाते थे, फ्री स्टेट में, और मोर रिएक्टिव मेटल कैसे पाए जाते थे, कंबाइंड स्टेट में। वैसे ही नॉन मेटल्स भी होगा ना, नॉन मेटल्स भी होगा, वो भी फ्री स्टेट में पाया जाएगा, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाएगा, जैसे सिलिकॉन, फास्फोरस। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि ये लश्रस होंगे, मतलब शाइन करेंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, आवाज़ करेंगे पीटने पे, सॉलिड रहता है, रूम टेम्परेचर पे इनका शेप सॉलिड रहता है, एक्सेप्ट मरकरी को छोड़ के, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मरकरी को छोड़ के ये सारा का सारा मेटल सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन मरकरी लिक्विड रहता है। मेटल्स वेरिएबल होता है, मतलब इसको पीटेंगे तो ये शीट्स में बदल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। मेटल्स आर डक्टाइल, मतलब पता था, जिसमें हम लोग अगर उसको पीटते हैं तो तार भी उससे बना सकते हैं, जैसे कॉपर वायर जो होता है, जो हमारे घर में यूज़ भी होता है। ठीक है, और क्या है, मेटल्स क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। सोडियम और पोटेशियम छोड़ के, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मेटल एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, इन दोनों को छोड़ के सबकी क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है। दे आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, मेटल बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है, उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वो बहुत, उनकी सहनशीलता, मतलब उनको बहुत देर तक आप हीट करो, उनका हीटिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब बहुत हाई होता है। ठीक, इसका अपोजिट हो जाएगा नॉन मेटल्स में, कि ये जो रूम टेम्परेचर पे होगा, इसमें सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, या गैस भी हो सकते हैं। नॉन मेटल का वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा। जो आप लोग पढ़ते हैं ना, ठीक से अपोजिट करते जाओ। नॉन मेटल्स का क्या होगा, लो डेंसिटी होगा, और जैसे तुम्हारा आपका मेटल हार्ड था, ये कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। मेटल्स का जो नॉन मेटल का जो अपीयरेंस होगा बहुत डल होगा, फेड कलर आएगा। नॉन मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम है, क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है। और क्या, नॉन मेटल्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट, देखो ग्रेफाइट को छोड़ के सबकी मेल्टिंग पॉइंट लो ही है, बॉइलिंग पॉइंट भी, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के। ठीक है, नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस, और मतलब सोनोरस नहीं होता है, नॉन सोनोरस है। नॉन प्रोड्यूस, ये नॉन डक्टाइल और नॉन मैलिएबल भी होते हैं। अब एक बेसिक डिफरेंस है, ये वाला चार्ट आप लोग याद कर लो, मैं इस चार्ट का एक पूरा बॉक्स बना देता हूँ, एक एरो दे देता हूँ, ये चार्ट आप लोग याद कर लो, ये चार्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला चार्ट। ठीक है, इसको एकदम इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालो, इस पर वीवीआई कर लो, वीवीआई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा चार्ट है जिसमें आपको सब कुछ मिल गया, प्रॉपर्टीज का पूरा एक गठरा मिल गया आपको, एक पूरा ग्रुपिंग में ही आपको पूरा प्रॉपर्टी मिल जाएगा। ठीक है, ये चार्ट याद कर लेना, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग ने ये वाला पेज तो कर ही लिया था, जो बेसिक डिफरेंस वाला पेज था, ये तो डन हो गया। इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा चार्ट है, जैसे मैंने पहले भी कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी का ये मतलब नीचे वाला पार्ट है जो उस पेज में नहीं आया होगा। मेटालिक लक्ष्य, जैसे आप ही बताइए, मेटालिक लक्ष्य मतलब चमक किस में ज़्यादा होगी, मेटल में या नॉन मेटल, ऑफ कोर्स मेटल में। ये देखो, ये भी पेज थोड़ा ऊपर नीचे है, सब नेट प्रॉब्लम है, बफरिंग ब्राउजिंग प्रॉब्लम, पता नहीं यार आज नेट को क्या हो गया है। ये एक एक्टिविटी है। ठीक है, जब मैं इसका एक अलग से प्रैक्टिकल सेशन लूँगा इस चैप्टर का, मेटल नॉन मेटल का एक प्रैक्टिकल सेशन आएगा मेरे प्लेलिस्ट में, आप देखना आज या कल जब भी लूँ, तो उसमें मैं ये डाल दूंगा प्रैक्टिकल सेशन। ऐसा कुछ खास बहुत हार्ड नहीं है, इसको हार्ड मत समझना, ये एक्टिविटी है सिर्फ। आपको अगर सीनियर क्लास में जाओगे ना, तो ये सब एक्टिविटी प्रैक्टिकली बोली भी जाएगी करने को, लोग टीचर सिखाते भी हैं। ये भी एक शीट है जिसमें आपको बताया जाता है कौन सा मेटल है, जैसे अगर पहचानना कैसे, जैसे कोल है, तो कभी आपने कोल मतलब क्या होता है, कोयला देखा है, कोयला कैसा होता है, बहुत मजबूत होता है कि पटकोगे तो टूट जाता है। ऑफ कोर्स थोड़ा अगर पटकोगे जोर से तो टूट के अलग अलग हो जाएगा, तो जो ब्रिटल हुआ टूट गया वो किन सा होगा, वो नॉन मेटल होगा। सिल्वर क्या होता है, मेटल होता है। सल्फर क्या होता है, नॉन मेटल। ऐसे आपको पहचानना होगा, और कुछ बड़ी बात नहीं। अपीयरेंस ही आप पता कर सकते हैं। उसका कलर कैसा होता है, भद्दा सा कलर होता है कोयला का, तो भद्दा कलर कैसा होता है, डल होता है। उसके बाद क्या है, लेट्स इवैल्यूएट में आ जाओ। जैसो अभी मैंने बताया था ना पहले कि मैं लूँगा एक टेस्ट जिसमें बताओ कैलामाइन क्या है, कैलामाइन का यहाँ फॉर्मूला लिखना, बताओ कैलामाइन क्या है, बॉक्साइट क्या है, गैल्ना क्या है, हेमाटाइट क्या है, चैलोप्राइट क्या है, बताओ चैलोप्राइट किसका हो रहा है,
याद भी होगा तो आप लोग बता दोगे चैलोप्राइट किसका और। चलो मैं एक तो बता देता हूँ, चैलोप्राइट किसका और था, कॉपर का। तो बताओ तो कॉपर से इसमें से कौन सा फॉर्मूला है जो कॉपर से है, ऑफकोर्स ये CuFSE2, तो ये किसका होगा, चैलोप्राइट। देखो हो गया, कितना ईजी था। ऐसे ही आप लोगों को बनाना है। हेमेटाइट बताओ, हेमेटाइट किसका होता है, हेमेटाइट याद है किसी को, हेमेटाइट सब मैं बता नहीं ना सकता यार। बॉक्साइट किसका होता है बताओ, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का। तो बताओ यहाँ एल्यूमिनियम का कौन सा फॉर्मूला, सिर्फ आप फॉर्म मैथ अगर कितना ऑप्शन आसान होता है, देखो ये होगा, ठीक है। लेकिन अब आप सब खुद बनाओ, अब मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बनाओ सब। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में आ जाओ। केमिकल प्रॉपर्टी में उनका रिएक्शंस को पढ़ना है। जैसे देखो याद रखो, मैं बहुत आसान और स्पष्ट शब्द में बताऊंगा। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन कोई भी मेटल का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से करवाओगे तो सीधा उसका ऑक्साइड बन जाएगा, और कुछ नहीं बनने वाला है। मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते ही ऑक्साइड बन जाएगा। सोडियम अगर में हमारे पास सोडियम है तो सोडियम का ऑक्साइड क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड। अगर यहाँ मैग्नीशियम होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे जिंक होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। यहाँ आयरन है तो यहाँ क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड। ऐसे ही सारा है, ठीक है। फॉर्मूला आप लोग को बस याद करना पड़ेगा कि जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला ZnO होता है, इसका Fe2O3 होता है, इसका CuO होता है, ठीक है। अब याद करो जो मेटालिक ऑक्साइड्स होता है वो बेसिक इन नेचर होगा। अभी हमको समझ में आ रहा है कि आप लोगों को बेसिक का उतना अच्छा नॉलेज नहीं होगा कि बेसिक क्या होता है, एसिडिक क्या होता है। बेसिक मतलब बेस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ठीक है, आप अभी के लिए बस इतना याद कर लो कि मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है। और जब इसको, और कैसे बेसिक होता है, क्योंकि जब हम लोग उसको पानी में डालते हैं तो वो क्या होता है, रेड लिटमस ब्लू होता है। ये तो अब आपने पढ़ा ही होगा कि जब रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाए मतलब वो बेसिक है। अब कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड है, ये दोनों ऑक्साइड ये ऐसे ऑक्साइड हैं जो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, दोनों बिहेवियर शो करते हैं। तो ऐसे को क्या कहते हैं, इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं, ठीक है। जो दोनों बेसिक और एसिडिक दोनों ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी को शो करे। अब वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ना है। वाटर के साथ रिएक्शन क्या होगा, जब भी किसी मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ होगा तो हाइड्रो ऑक्साइड्स बनेगा। उस समय ऑक्सीजन के साथ क्या बना था, ऑक्साइड, और वाटर के साथ क्या होगा तो हाइड्रो ऑक्साइड, और उसके साथ क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये से रहा सोडियम, सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ करवाए तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम कराओगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, NaOH MgOH होल 2। तो रट लो भाई, अभी के लिए तो आप लोग रट लो। अभी मैं इसका, आप 9th में जाओगे तो एक स्पेशल फॉर्मूला आ जाएगा जिसे आपको रटना पड़ेगा नहीं, लेकिन इस क्लास के लिए आप लोग इसको रट लो, अच्छे से याद कर लो कि सबका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि अभी के लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो कुछ कुछ ऐसे मेटल हैं जैसे प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब क्या होता है ना, ये सब पानी से रिएक्ट ही नहीं करेगा। अगर इसका रिएक्शन आप करवा दो पानी के साथ तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। इसके लिए समझ लो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी दे दो ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी दे दो तो भी रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब एक्सट्रीम लेवल में भी ये रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में पढ़ना है कि जंग क्या होता है, जंग क्यों खा जाता है। हमारा जो लोहा होता है उसको अगर हवा में छोड़ दो तो जंग क्यों लग जाता है, ठीक है। एक रेडिश ब्राउन कलर का आपने देखा होगा जंग लग जाता है, ऐसा क्यों होता है बताओ, किसी को पता है कि जंग क्यों लगता है। मैं बताता हूँ। होता क्या है ना कि आयरन पे केमिकल रिएक्शन हो जाता है, हमारे लोहे पे केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है, हमारे एक तो ये आयरन है जो हमारा सामान होता है, उसको आप हवा में छोड़ दो तो उससे हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। हवा में क्या होता है, मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर को ही भाई देखो, बहुत बड़े मात्रा में पानी हो तो वाटर ही होगा, और छोटा एक ड्रॉप भी होगा ना तो उसको भी आप वाटर ही कहोगे, ड्रॉप ऑफ वाटर कहते हो या नहीं। तो अगर आप छोटा से छोटा ट्रेस भी होगा ना तो उसको ही वाटर ही कहेंगे, ऐसा नहीं कि वाटर का ट्रेस ऑफ वाटर का नाम अलग है, ठीक है। तो उसमें छोटा सा मॉइस्चर भी होगा ना तो मॉइस्चर का धीरे धीरे रिएक्शन करते करते क्या बन जाता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। अब ये आयरन 3 क्यों लिखा हुआ है, कभी आयरन 2 लिखा रहता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये अभी पढ़ना नहीं है। ये समझ लो कि आयरन का दो वैलेंसी होता है, 2 और 3, बस इतना ही समझ लो। कभी वो 2 लेता है, कभी 3 लेता है, इससे ज़्यादा मैं अभी नहीं बता सकता। कोरोजन अभी आपको पढ़ना भी नहीं, सिलेबस में भी नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। कोरोजन ऑफ कॉपर, कोरोजन ऑफ कॉपर क्या होता है। अब कॉपर में क्यों कोरोजन होता है, इसमें तो क्या होता है, इसमें भी कुछ वैसा ही होता है। इसको भी आप हवा में छोड़ दो तो क्या होता है, मॉइस्चर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इस बार सब कुछ सेम है, बस इस बार क्या हुआ ना कि आपका ये वाटर और ऑक्सीजन अलग अलग होकर एक साथ रिएक्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे ऑक्सीजन सब मिलके क्या बनाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। अब आ गया हमारा एसिड का रिएक्शन। एसिड क्या है भाई सबको पता है। उसके बाद क्या है, सोडियम और एसिड। देखो सोडियम और मैग्नीशियम का रिएक्शन मत याद करना बाबू लोग, मैं इन लोग को बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाई किया है, और ऐसे आप याद करोगे ना तो ये रटन तो विद्या होगी, और रट के आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है, रट के आज तक कोई बहुत कम ही लोग, रेयर लोग होगा जो कहीं पहुंच पाए होंगे, ठीक है। रट के कोई कहीं नहीं पहुंच सकता है। याद करो उसके पैटर्न को कि मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बताओ,
जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा सॉल्ट, और उसके साथ क्या रिलीज करेगा, सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन का गैस। ठीक है, इसको ऐसे एरो दिया रहता है हाइड्रोजन गैस के बगल में, ये शो है कि वो गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो याद करना, कोई भी मेटल हो अगर एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो वो उसका सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। ठीक है, सॉल्ट आपको पता है, ये तो आप लोगों को पता होगा कि सोडियम का सॉल्ट NaCl होता है, Mg का सॉल्ट MgCl होता है। ठीक है, जैसे देखो सोडियम में HCl जोड़ा तो क्या बन गया, NaCl और उसका H2। मैग्नीशियम में देखो, ये भी ब्राउजिंग प्रॉब्लम है दोस्त, इसलिए मैं पढ़ पढ़ के आपको बता रहा हूँ। मैग्नीशियम Mg है, उसमें अगर HCl जुड़ा तो क्या बन गया, MgCl2। जिंक में HCl जुड़ा तो क्या बन गया, ZnCl2। ठीक है, नॉर्मल है। कॉपर में HCl जुड़ा तो क्या बन गया, अब बताओ, ये सब फंसता है। अब आप कॉपर में भी CuCl2 बोल देते, नहीं, कॉपर रिएक्शन करेगा ही नहीं। अभी मैंने बताया था, कॉपर अगर पानी से ही रिएक्शन नहीं कर रहा है, खुद समझ लो, कॉपर यहीं अगर H2O से रिएक्शन नहीं कर रहा है तो क्या वो HCl से रिएक्शन कर लेगा। उसका मेन दुश्मन ये ऑक्सीजन नहीं है, उसका मेन दुश्मन ये है, ये हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन से बहुत डरता है, हाइड्रोजन सटेगा ही नहीं। ठीक है, अब एसिड के साथ तो रिएक्शन पढ़ लिया, बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, बेस के साथ भी रिएक्शन कराओगे तो एक सॉल्युबल सॉल्ट बनता है। सॉल्युबल सॉल्ट मतलब पता है क्या होता है, उसमें 2 एटम नहीं 3, जैसे Na और Cl, जिससे नमक जब बनाता था NaCl बना। NaCl में कितना कंपाउंड होता है, खुद बताओ ना, NaCl में कितना कंपाउंड हुआ, 2 ठो, एक क्या है उसमें, सोडियम, और एक है क्लोरीन। अगर जैसे आप बोलोगे MgCl2 में भैया 3 ठो हो गए, तो भैया 3 ठो नहीं हुआ, उसमें कंपाउंड एलिमेंट देखो कितने हैं, Mg है और Cl है, और कोई एलिमेंट दिख रहा है क्या, नहीं। लेकिन जब बेस के साथ रिएक्शन करोगे ना तो 90% चांस है, मतलब यूजुअली क्या होगा ना कि 3 एलिमेंट से मिलके ये सॉल्ट बनता है। ठीक है, 3 एलिमेंट, आज मेरा कर्सर पता नहीं क्या हो गया, 3 एलिमेंट से मिलके बनता है। सोडियम, जिंक, O2, ये एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है कि सोडियम जिंक ही हो। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, जिंक मेटल है और यहाँ NaOH, इसलिए इन तीनों मेटल से मिलके बना। और साथ में क्या होगा, ये कॉमन है, हाइड्रोजन गैस दोनों में रिलीज करता है। ठीक है, ये कॉमन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जहाँ मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है, मोर रिएक्टिव मेटल वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। आप बोलोगे भैया मैं जो कैसे पता चलेगा कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, आ रहा हूँ भैया, बस अगले ही टॉपिक में बताऊंगा कि वो कैसे पता चलेगा। ठीक है, बस अभी के लिए इतना जान लो कि ऐसा रिएक्शन जैसे जहाँ पे मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को उसके कंपाउंड पे से हटा देता है। जैसे ये देखो, कॉपर सल्फेट एक पूरा कंपाउंड बनाया हुआ था, इसके साथ जब आयरन का रिएक्शन हुआ तो आयरन इससे ज़्यादा रिएक्टिव, इसलिए क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से फेंक देगा बाहर और सल्फेट से खुद रिएक्शन कर लेगा। देखो, कॉपर को यहाँ से बाहर निकाल दिया और सल्फेट से खुद रिएक्शन कर लिया। सिमिलरली देखो, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर में जब रिएक्शन हुआ तो फिर यहाँ पे कॉपर ज़्यादा भारी है, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर क्या करेगा, इससे रिएक्शन कर लेगा और Ag को बाहर निकाल देगा। तो Ag बाहर निकल लिया और इससे रिएक्शन कर लिया। ठीक है, उसी पे एक्टिविटी है जब मैं प्रैक्टिकल इसका करवा रहा हूँ पूरा लैब मैनुअल में। जब मैं बस कुछ दिन और रुझे इसका प्लेलिस्ट बहुत जल्द डालूंगा, एक पूरा प्रैक्टिकल पे ही एक प्लेलिस्ट में आएगा इसी चैनल पे, तो उसमें आप लोग देख लेना। आप लोग आ जाओ रिएक्टिविटी सीरीज, जो अभी आप पूछ रहे थे भैया कैसे पता चलेगा रिएक्टिव कौन सा है, तो रिएक्टिविटी सीरीज अब ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मुझे पता है कि कैसे बना है, हाँ कुछ केमिकल रिएजेंट की मदद से बनाया गया है, ये सब के मदद से रिएक्टिविटी सीरीज बना है, लेकिन कैसे बना है ये भी मैं डिटेल नॉलेज तो अभी आपको नहीं रहता, ये सिलेबस में नहीं है आपके। जैसे देखो, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटाशियम, फिर आता है सोडियम, फिर होता है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, और ऐसे ही सबसे लास्ट में क्या आता है, प्लैटिनम। इसलिए बताया था ना, प्लैटिनम गोल्ड से लोग इसे रिएक्शन नहीं करते, इसलिए कि बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ केमिकल रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स। पूरा मेटल का तो पढ़ लिया, वाटर के साथ क्या होगा, एसिड के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ क्या होगा। अब नॉन मेटल का पढ़ो। नॉन मेटल का रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाओ, जब ऑक्सीजन के साथ करवाओगे तो कोवेलेंट ऑक्साइड्स बनता है। ठीक है, कोवेलेंट, उसमें क्या बन रहा था, आयनिक ऑक्साइड, इसमें क्या बनेगा, कोवेलेंट। कोवेलेंट ऑक्साइड या तो आपका एसिडिक हो सकता है, या बेसिक हो सकता है, या न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे फोस्फोरस का रिएक्शन जब करवा दिए हम लोग क्लोरीन के साथ, ठीक है, तभी क्या बना, PCl3 बन गया। वैसे ही जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब क्या बनेगा, जब भी किसी भी नॉन मेटल का रिएक्शन एसिड से करवाओगे तो सबसे पहले इसी नॉन मेटल का पार्टिकुलर एसिड बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ सल्फर है तो यहाँ क्या बन गया, H2SO4, देखो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर से क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यहाँ क्लोरीन रहता है तो यहाँ क्या बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साथ में क्या निकला, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड NO2, और साथ में वाटर। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इनका भी होगा, वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन इसमें क्या होगा, रिएक्टिव नॉन मेटल, क्या उसमें क्या था, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को हटा रहा था, इस टाइम ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देगा। जैसे देखो,
पोटाशियम ब्रोमाइड, यहाँ नॉन मेटल क्या, पोटाशियम, गलत, ब्रोमाइड नॉन मेटल है। और यहाँ क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये जाएगा यहाँ से Br को निकाल देगा और यहाँ से खुद रिएक्शन कर लेगा, कर लिया, पोटाशियम के साथ खुद जुड़ गया और ब्रोमीन को निकाल दिया, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक आया हमारे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि इन दोनों का यूज़ क्या है। हम इतना कुछ तो पढ़ लिए, लेकिन हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, सिल्वर गोल्ड, लेडीज़ लोग तो पूरा इसका ज्वेलरी यूज़ करती हैं, ये सब तो सबको ही जानता है, ठीक है। एल्यूमिनियम, ये मेनली शीट्स बनाने में बहुत हेल्प करते हैं, और जो जब हम लोग कंस्ट्रक्शंस होता है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट होगा, वहाँ आपने देखा होगा बड़े बड़े लोहे के बाड़ लगे रहते हैं, वहाँ वो भी एल्यूमिनियम के होते हैं। बहुत सारे इंजन का पार्ट्स एल्यूमिनियम का होता है। स्टील बनाने में स्टील जो होता है, स्टील कोई एलिमेंट नहीं है, स्टील बहुत सारे हमारे जो आयरन होते हैं, जैसे मेटल जो होता है ना, बहुत सारे मेटल, उनसे मिल के स्टील बनता है। अलॉय, स्टील एक अलॉय है। अलॉय मतलब आपको बताऊँ कुछ दिन बाद 8 क्लास में या 9 क्लास में आप लोगों को फिर से पढ़ना है कि अलॉय क्या है, बहुत सारे मेटल का मिक्सचर होता है, उसी का स्टील है। स्टील भी एक अलॉय है। पाइप्स बनाने में भी एल्यूमिनियम यूज़ होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारा है। सबसे मेन यूज़ है इसका अमोनिया गैस बनाने में, ठीक है। ये अभी आपको सीनियर क्लास में पढ़ना है। कॉपर का क्या काम होता है, कॉपर काम होता है जैसे मैं बताया, तो कॉपर वायर बनता है, केबल बनता है, कार रेडिएशन में यूज़ होता है, पाइप्स में यूज़ होता है, और देखो अलॉयज भी बनता है इसका, जैसे ड्यूरेलियम, एल्यूमिनियम फॉइल्स जो मैंने बताया ऊपर अभी। मरकरी क्या होता है, मरकरी भी इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज़ होता है और डोमेस्टिक यूटेंसिल्स में यूज़ होता है। मैग्नीशियम का क्या यूज़ होता है, मैग्नीशियम का यूज़ होता है मेनली अलॉयज बनाने के लिए। जिंक का क्या होता है, जिंक होता है थर्मोमीटर में यूज़, बैरोमीटर में, बैरोमीटर पता है क्या होता है, जो हवा का प्रेशर नापता है, उसको बनाने में भी जिंक का यूज़ होता है। फायरवर्क्स में भी जिंक का यूज़ होता है। बैटरी बनाने में, ये याद कर लो, ये बहुत ज़रूरी है, बैटरी बनाने में जिंक का बहुत मेन रोल है, ठीक है। अब नॉन मेटल का क्या क्या यूज़ होता है, नॉन मेटल का सबसे पहले कार्बन का यूज़ है, इसका ग्रेफाइट का यूज़ होता है, जो हम लोग पेंसिल होता है ना, पेंसिल उसमें लीड होता है, वो भी ग्रेफाइट का बना हुआ रहता है। इलेक्ट्रोड्स बनाने में, जैसे अभी तो आप लोग कह लिए कि जिंक से बैटरी बन जाए, लेकिन सिर्फ जिंक से बैटरी नहीं बनेगा, ड्राई सेल सिर्फ जिंक से ही नहीं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स रहता है वो कार्बन का होता है। ऑक्सीजन का क्या यूज़ है, और देखो कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है डायमंड, और डायमंड तो आप लोगों को पता ही है कि बहुत फेमस और थोड़ा एक्सपेंसिव ज्वेलरी है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का क्या होता है, सबसे पहला तो ये कंबशन में मदद करता है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो कहीं आग ही नहीं जलेगी, सोच लो। हमारा सांस लेने में, रिस्पिरेशन में हेल्प करता है, और वेरियस केमिकल बनाने में भी हेल्प करता है। नाइट्रोजन क्या है, सबसे पहली बात अमोनिया बनाने में हेल्प करता है, नाइट्रिक एसिड बनाने में यूज़ होता है, और बहुत सारा फर्टिलाइजर, कोई भी दुनिया का फर्टिलाइजर उठा लो, कोई भी फर्टिलाइजर हो, उसमें नाइट्रोजन का तो रहना एकदम एसेंशियल है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ये दोनों से तो कोई भी फर्टिलाइजर का 1% मात्रा या तो नाइट्रोजन या तो फॉस्फोरस या तीनों, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाशियम रहेगा ही। एनपीके फर्टिलाइजर बहुत मैंने आपको पढ़ाया भी था चैप्टर 1 में, जहाँ हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ रहे थे। सल्फर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में यूज़ होता है, गन पाउडर बनाने में यूज़ होता है, और वल्कनाइज्ड रबर बनाने में यूज़ होता है। हाइड्रोजन गैस का यूज़ क्या होता है, सबसे पहली बात अमोनिया बनाने में यूज़ होगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। हाइड्रोजन क्लोराइड में, वेजिटेबल हाइड्रोजनेशन जो हम लोग घी खाते हैं उसमें। फोस्फोरस का यूज़ होता है मैस्टिक्स बनाने में, और अभी बताया फर्टिलाइजर बनाने में। क्लोरीन का यूज़ होता है डिसइंफेक्टेंट बनाने में, जो हमारा आरओ होता है ना, आरओ, उसमें क्लोरीन टैबलेट्स हम लोग डालते हैं डिसइंफेक्टेंट के लिए। आयोडीन का क्या होता है, ये जो हमारा जो डिटॉल होता है, डिटॉल उसमें टिंचर आयोडीन होता है, इसमें लिखा नहीं हुआ है पर मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ा है। जो हमारा डिटॉल होता है ना, या फिर कोई भी एंटीसेप्टिक, उसमें हमारा इसका आयोडीन का टिंचर, मतलब एक मिक्सचर है, ये सिर्फ आयोडीन ही नहीं होता है, लेकिन ये एक टिंचर ऑफ आयोडीन है, इसमें आयोडीन का भी यूज़ होता है, जिससे डिटॉल में इसका कुछ मात्रा प्रेजेंट रहता है। जो हमारा डिटॉल होता है, या कोई भी एंटीसेप्टिक हो, डिटॉल नहीं क्या, कोई भी एंटीसेप्टिक हो, उसमें आपका ये आयोडीन ये होता है। अब ये कुछ रिएक्शंस है क्या, जिसे आपको बनाना पड़ेगा। आप बताओ रिएक्शंस कैसे बताओगे। देखो अगर अभी ये रिएक्शन बन जाए, जैसे बताओ ऑक्साइड का रिएक्शन कराना है एसिड से, जिंक का रिएक्शन कराना है H2SO4 से, मेटल का रिएक्शन एसिड से, बताया था ना क्या बनेगा मेटल और एसिड का रिएक्शन। अभी इसको कंप्लीट तो नहीं करूँगा, ये बता देता हूँ कि मेटल और एसिड का रिएक्शन बनवाने पे क्या बनता था, याद आ रहा है कुछ, सॉल्ट बनता था, और क्या बनता था, क्या गैस रिलीज होता था, उस समय बताया था, कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता था, याद आया। अब वैसे ही देखो आयरन और, अब देखो मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ क्या क्या बनता था, याद है। ये सब आप खुद से करो, ये बता तो दे रहा हूँ क्या बनता था, हाइड्रो ऑक्साइड्स बनता था, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता था। सिमिलरली ये भी है, देखो H2 और N2, ये क्या बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 5 नंबर वाला। H2 और N2 क्या बनता है, यही बनता है अमोनिया जो NH3 है, यही है अमोनिया हमारा, जिसमें H2 और N2 दोनों से मिलके बनता है, ठीक है। अब आज लेट्स रिकॉल पे हम लोग आते हैं, क्या क्या पढ़े हम लोग,
मेटल्स के बारे में पढ़े, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़े, मेटलॉइड के बारे में पढ़े और रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल्स क्या था, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सोनरस, मैलिएबल, डक्टाइल एक्सेट्रा। नॉन मेटल ठीक इसका अपोजिट मेटलॉइड जो दोनों को प्रॉपर्टी शो करता था। और रिएक्टिविटी सीरीज कि कौन कितना रिएक्टिव है। सबसे ऊपर कौन सा था, पोटेशियम था, फिर सोडियम था, याद है ना, हाँ अच्छे से याद कर लो। और सबसे कम कौन सा था, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब सबसे कम रिएक्टिव है। अब समिंग अप करते हैं, सब कुछ एक साथ ला देते हैं। हम लोग क्या क्या पढ़े थे, एवरीथिंग जो भी हम लोग आसपास ऐसा मैटर से बना हुआ है। और मैटर क्या होता है, मैटर को अगर और थोड़ा सा भाग में तोड़ोगे तो मैटर किससे बनता है, मैटर बनता है एलिमेंट से। अब एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट जो बहुत प्योर सब्सटेंस होता है जिसको और छोटा फॉर्म में नहीं तोड़ा जा सकता है। मेटल एलिमेंट को 3 भाग में बांटा था, किसने कौन साइंटिस्ट है 3 भाग में जिन्होंने मेटल को बांटा था, बताओ बताओ, मैंने आंसर ही बता दिया। एलिमेंट्स को किसने बताया, भागा था तीन पार्ट्स में, किसने डिवाइड किया था, लेवियोजन ने। और क्या क्या पार्ट थे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल के बारे में बता ही दिया आपको। और देखो जो नॉन मेटल होते थे क्या होता था, ब्रिटल होता था, नॉन लस्टर्स होता था, नॉन मेलिएबल होता था, ये क्या था, नॉन मेटल था। अब जहाँ अर्थ क्रस्ट है उसमें बहुत सारा ओड है और उसी ओड से हमें मेटल मिलता है, नॉन मेटल मिलता है, जो फ्री स्टेट में हो या कंबाइंड स्टेट में। और इस पूरे सेंस में क्या कहते हैं, मेटलर्जी, जो पूरा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है जहाँ हम पढ़ाई करते हैं उसका, उस पढ़ाई को क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल द वेरियस केमिकल और जो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज बनता था कैसे बनता था, बहुत सारे केमिकल रिएजेंट की मदद से बनता था, जैसे वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एसिड हो गया, इस सब के ना हेल्प से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाते थे और पता करते थे कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है। आयरन आर्टिकल्स, यूटेंसिल्स, ये सब जब भी हवा में छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें क्या होता है, जंग खा जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं, जो रस्ट लग जाता है, रस्ट, जंग को इंग्लिश में रस्ट कहते हैं। अब मेटल हो या नॉन मेटल हो, जो भी है उसका बहुत सारा हमारे डेली लाइफ में यूज़ भी है ना। और क्या क्या यूज़ है मैंने आपको ऊपर सब पढ़ा दिया, देख लो, है ना, सब पढ़ा चुका हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार आप लोगों के लिए, बैक टू बैक वीडियोस डाल रहा हूँ, प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जितना हो सके उतना, मतलब एकदम पूरा हल्ला मचा दो कि यहाँ पे भैया फ्री पढ़ा रहे हैं। भैया सोच लो, जहाँ पे आप लोग लॉकडाउन के मज़े ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग दिन भर काम में बिजी हैं। सोच लो किसके लिए कर रहे हैं, आप लोग के लिए कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी कि ये पढ़ा दिया मैंने, मुझे बहुत बड़ा नॉलेज आ गया, मुझे ये नॉलेज था पर मैं चाहता हूँ ये नॉलेज सबको मिले। और इसका कोई पैसा वैसा नहीं लग रहा है भाई, मेरे सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, मेरे वीडियो पे कोई पेमेंट नहीं लगा हुआ है। मैं चाहता तो उसका पेड कर सकता था कि सिर्फ पेड मेरे बच्चे ही पेड कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक स्कूल चला रहा हूँ, स्कूल में मैं चाहता तो पेड कर देता, सिर्फ मेरे बच्चे देख पाते स्कूल के और कोई नहीं देख पाता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब लोग देखें, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए बराबर, किसी के लिए भी ऊपर नीचे नहीं। इसलिए जब मैं इतना कुछ कर रहा हूँ तो आपका भी तो कुछ राइट बनता है। इसलिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, एक लाइक से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, प्लस आपका एक लाइक आ जाता है ना, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल एकदम पहुंच जाता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लेवल पे। मतलब उससे ऊपर तो मैं आपको बता नहीं सकता। एक आपने सिर्फ एक लाइक से, तो लाइक कर दो यार, एक लाइक एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाता है, 1 सेकंड तो लगता है आपके 24 आवर्स में से 1 सेकंड नहीं रख सकते हैं आप हमें, 1 सेकंड तो दे दो यार। चलो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ, नहीं तो बोलोगे भैया बहुत आप पकाते हो। ठीक है, तो मेरा वीडियो आज यहीं पर ख़त्म होता है। मैंने आज आपको ये सब पढ़ाया है, देख लो सारा चीज़ अभी भी वीडियो। और ऐसा नहीं है एक बार वीडियो देख लिया मन भर लिया, बार बार वीडियो देखा करो, क्योंकि भाई हमारा दिमाग है, हमारा दिमाग ऐसा नहीं है कि जो पढ़ लिया याद रहेगा, उसको कंटिन्यूस रिवाइज करना पड़ता है, इसलिए रिवाइज कर लो। ठीक है, पूरा वीडियो एक बार वापस से देखो, एक बार देखो, 10 बार देखो और अच्छे से देखो, क्योंकि मैं आप कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट।